नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं एनडीटीवी के सीनियर एडिटर ऑफ पॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर उमाशंकर सिंह। उमाशंकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। जी शुक्रिया। और साथ में हमारे दो और साथी न्यूज लॉन्ड्री के हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं। मेघनाथ, आपका भी स्वागत। नमस्ते नमस्ते। और साथ में सह संपादक हमारे शार्दुल कात्यायन भी हैं। शार्दुल, आपका भी स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। विषय जो होंगे उन पर हम आपको बताएंगे एक बार चर्चा के दूसरे चरण में। अभी हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस पर उमाशंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उसके मद्देनज़र हमारी चर्चा होगी, जो कि आप तक वीडियो के माध्यम से भी पहुंचेगी। ताज़ा जो सूरत हाल है वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष ने लाया था इमरान खान के ख़िलाफ़, अब उसमें सबसे अब तक की जो सबसे ताज़ा सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी उसको भंग करने का जो प्रस्ताव था उनका, उसको खारिज कर दिया है। और अब उसने आदेश दिया है कि 9 तारीख को, यानी कि जब ये पॉडकास्ट आप तक पहुँचेगा तब वो उस दिन 9 अप्रैल को उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। यानी कि अब वोटिंग के ज़रिए ये तय होगा कि इमरान खान का भविष्य क्या होगा। तो उमा, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला आया है, इसके बाद पाकिस्तान में घटनाक्रम किस ओर जाते दिख रहे हैं? क्या इमरान खान किसी तरह से अपनी स्थिति को बचाते हुए दिख रहे हैं? कोई ऐसी सूरत बच रही है कि उनकी फिर से वापसी हो सकती है, या फिर अब लगभग पटकथा तय है पाकिस्तान में नए चुनावों की? जी देखिए, इमरान खान कोई भी ऐसी कोशिश छोड़ नहीं रहे जिसके जरिए उनको लगता है कि उनकी गद्दी बच जाए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जो उनकी तरफ से एक जानकारी आई उनकी पार्टी की तरफ से कि आज शाम को फिर वो राष्ट्र के नाम एक संबोधन करने वाले हैं शुक्रवार शाम को, और उसके पहले कैबिनेट की मीटिंग होनी है 2 बजे पाकिस्तानी समय के हिसाब से। तो जो जो राजनीतिक हालात वहां पे पैदा हुए हैं, शायद इमरान खान को इस बात का शौक इस बात का इल्म नहीं था कि ऐसा भी होगा, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि वो सरप्राइज देंगे। ऑपोजिशन पार्टीज पूछ रही थी सरप्राइज क्या होगा। तो नेशनल असेंबली में हमने देखा कि सरप्राइज के तौर पे ये आया कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उस पर वोटिंग के बिना ही उसको खारिज कर दिया गया। स्पीकर के फैसले को डिप्टी स्पीकर ने पढ़ के सुनाया और उसके बाद इमरान खान ने असेंबली भंग करने की जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति से कर दी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है वो बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम ऐतिहासिक है। ऐसा फैसला वहां पहले कभी नहीं आया। और इसके पीछे भी वहां पे फौजी शासन फौजी जो हुक्मरान है, फौजी जो वहां पे जो सेटअप है उसका हाथ बताया जा रहा है। और ये पहले से आप सबको पता है कि पहले से ये बात चल रही है कि इमरान खान के पीछे जो पाकिस्तान की सेना का सपोर्ट था वो उसने खींच लिया है और वो किसी भी तरह से नहीं चाहती कि इमरान खान जो है वो कंटिन्यू करे, यहाँ तक कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी वो कंटिन्यू ना करें, बेशक उनको कोई फैसले लेने की शक्ति हो या ना हो उसमें। तो अब जो सूरत हाल जाती दिखाई पड़ रही वो ये कि 9 तारीख को वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है रात के 10 बजे के पहले वोटिंग करानी है। और जितनी तादाद जो अपोजिशन पार्टी जो संयुक्त वहां पे विपक्ष है जो बता रहा है 172 से ज्यादा की तादाद है उनके पास, 177 176 तो फ्लोर पे वो गिना चुके। इसके अलावा जो 13 सांसद घोषित तौर पे इमरान खान की पार्टी से अलग होकर चले गए थे विपक्ष के खेमे में, वो भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, उनसे वोटिंग नहीं कराई गई थी। उनकी वोटिंग को लेकर भी 63A के तहत इमरान खान कोर्ट में गए कि उनको निरस्त कर दिया जाए, उनका वोट नहीं होने दिया जाए। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि इनकी वोटिंग भी होगी और वो काउंट भी किया जाएगा। और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि क्रॉस वोटिंग को भी वहां पे मंजूरी मिलेगी, यानी कि इमरान खान की पार्टी के सांसद भी अगर ऑपोजिशन के साथ जाकर वोट करते हैं तो ना तो उनकी सदस्यता जाएगी, ना उनका ऐसा नहीं है कि वोट अमान्य होगा, वो गिना जाएगा। तो बहुत ही एक परेशानी की हालत में इमरान खान है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत फजीहत के साथ उनको जो बाहर निकाला जाएगा सत्ता से, इसकी पूरी सूरत हाल नजर आ रही है बहुत फजीहत के साथ। क्योंकि जो बचाने की उन्होंने कोशिश की पिछले दिनों जिस तरीके से, उस पे भी कई सवाल उठे थे, गैर संवैधानिक कदम उन्होंने उठाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि जिस तरह से वहां पे संसद भंग करने की सिफारिश की गई वो गैर संवैधानिक है। और अब जब इन सब उनकी कवायद के बाद वोटिंग होगी और उनको बाहर निकाला जाएगा तो सोचिए कि कितनी बड़ी फजीहत उनकी बात होगी। और एक आखिरी बात कि इसी सदन में
जब ये वोटिंग हो जाएगी और जो नंबर है वो विपक्षी दलों के साथ होगा, तो वहीं पर फिर अगले प्राइम मिनिस्टर का भी सिलेक्शन होगा, चयन होगा और उसके लिए वोटिंग होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और ऐसा वहां से मीडिया रिपोर्ट भी की जा रही है। तो शहबाज शरीफ जिनका नाम सबसे आगे है और उनको एक चेहरे के तौर पे ज्वाइंट अपोजिशन ने पेश किया है, तो अब लगता है कि उनके शेरवानी पहनने का वक्त आ गया है और वो शायद अगले प्रधानमंत्री होंगे, अगर कोई ट्विस्ट नहीं हुआ इमरान खान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से फिर से सदन के भीतर। और इसकी भी आशंका अब कम है क्योंकि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि चुनाव की संभावना नहीं है, नेता बदल जाएगा, बहुमत दूसरी तरफ चला जाएगा और एक नई सरकार का चेहरा बदल जाएगा पूरा, ये होना है। जी जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 6 से 7 महीने चाहिए उनको, क्योंकि डिलिमिटेशन का वहां पे काम चल रहा है और वो पूरे देश में होना है। और सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 15-16 बार चिट्ठी लिखी जा चुकी सरकार को, डिलिमिटेशन का काम सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया और ऐसी सूरत हाल में वो 5-6 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते। हालांकि ये कहा था कि चुनाव आयोग कभी भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार होता है, लेकिन साथ के साथ अपनी दिक्कत, परेशानी और जो चुनौती है वो भी बता दी। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने अपने फैसले में इसको भी कंसीडर किया कि चुनाव आयोग जब डिलिमिटेशन की बात कर रहा है, जो कि नहीं हुआ है, उसके लिए 6-7 महीने का वक्त चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में चुनाव 90 दिन के भीतर नहीं हो सकती, जो कि वहां का कानून कहता है, वहां का संविधान कहता है कि अगर डिसॉल्व हो जाता है तो 90 दिन के भीतर चुनाव होने चाहिए। तो 90 दिन के भीतर अगर चुनाव आयोग ही चुनाव को तकनीकी आधार पर नहीं कराने के लिए तैयार है, तो फिर और रास्ता क्या बचता है? तो अब जो है एक वहां पे एक नए प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होगा, जो कि विपक्ष की मंशा भी थी, वो इसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे थे। और वहां जो बहुत सारी इंटरनल पार्टी की मीटिंग्स हो रही थी ऑपोजिशन पार्टी की, उसमें शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे संबोधित भी किया जाने लगा। और आपको एक और बात बताऊं अतुल की, कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे शहबाज शरीफ, तो उनसे कहा गया कि 2 दिन के बाद आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उन्होंने टोकते हुए कहा था कि 2 दिन के बाद नहीं, 1.5 दिन के बाद ही। तो वो भी मानसिक तौर पे तैयार हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन आखिरी बात वही अतुल की, देखना है कि क्या कुछ ट्विस्ट आता है। हालांकि अभी तक आपने सही कहा कि बिल्कुल पृष्ठभूमि अब तैयार नजर आ रही है, इमरान खान का जाना तय है, नए प्रधानमंत्री का चुनाव वहां होना है उसी सदन में 9 तारीख को ही, इस वोटिंग के बाद, नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग के बाद। तो अब बहुत कुछ तस्वीर साफ नजर आती है, लेकिन एक जो सरप्राइज एलिमेंट है पाकिस्तान की राजनीति में, वो हमेशा बना रहता है। ठीक बात। मेघनाथ, एक इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, क्योंकि एक अभी तो फिलहाल क्राइसिस ये चल रहा है अभी, लेकिन इसकी शुरुआत इमरान खान और मतलब मिलिट्री के बीच में जो अनबन हो गई, वो लास्ट ईयर हुई थी, जब ISI का चीफ अपॉइंट करना था। आपको बता दूं कि वहाँ पर मिलिट्री चीफ अलग होता है और ISI का चीफ अलग होता है, और ISI एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जब अपॉइंटमेंट करना था तो मिलिट्री का एक कैंडिडेट था, पर इमरान खान ने वो होने नहीं दिया और अपना आदमी वहाँ पे बिठाने की कोशिश चल रहे थे। तो वहाँ पे उनकी मिलिट्री के साथ थोड़ा सा अनबन हो गई। और उसके बाद अगर आपको याद होगा, इमरान खान अभी रशिया जाकर आए। जिस दिन यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ उस दिन वो वहाँ पर थे और उन्होंने बाहर आकर कुछ बोला कि बहुत एक्साइटिंग टाइम है यहाँ पे आने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक मुझे लगता है कि पाकिस्तान पे हमेशा US का एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, 2009 से लेके अभी तक पाकिस्तान को $6 बिलियन की एड मिली है US से, और हर साल वो टॉप एड गिवर होती है, और उसका सबसे ज़्यादा पैसा तो मिलिट्री को ही जाता है, मतलब डिफेंस और इसमें उसमें। तो उनका एक सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंस भी है अमेरिका के लिए, मिलिट्री का स्पेसिफिकली। और जो वेपन्स आते हैं वहाँ पे वो सब US से आते हैं। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम वेपन्स रशिया से आते हैं, पर उनके यहाँ पे US से आते हैं। तो अगर US ने उनके टाइज तोड़ दिए या फिर कोई अनबन हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया, तो पाकिस्तान को उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा रीजनल पावर की तरफ। तो अगर आप सोचेंगे तो इमरान खान एक तरीके से एंटी वेस्ट होते जा रहे थे पिछले साल से, और उन्होंने अभी जो एक बयान भी दिया है, उमाशंकर जी आई थिंक क्लैरिफाई भी कर सकते हैं कि
कोई उन्होंने केबल की बात की कि यूएस ने केबल भेजा उनके एम्बेसी को और कहा कि अगर नो कॉन्फिडेंस हुआ तो फिर हम इसको सपोर्ट करेंगे। हालांकि इसको कोई पब्लिक नहीं किया, इमरान खान ही बोल रहे थे ये हुआ है, तो उसका कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट या कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ पैतरा यूज़ कर रहे हैं वो कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मतलब वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी है नो कॉन्फिडेंस वोट करने की और मुझे निकालने की, ऐसे इमरान खान का कहना है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही साफ सॉर्ट ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट टाइप हो गया अभी, जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यूएस के इन्फ्लुएंस की वजह से, या फिर ये वो बोला नहीं जा सकता, लेकिन मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी सी अनबन शुरू है। शार्दुल, आपने भी देखा होगा, इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, उन्होंने नेशन को एड्रेस किया था और वो उस एड्रेस में बड़ी मतलब एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हुई कि बहुत सारे मीम्स भी बने उसमें, जो हिस्सा है जहाँ पर वो अमेरिका का जिक्र करते करते फिर एक नकार के भाव में चले जाते हैं कि एक विदेशी देश है और अमेरिका है, फिर उन्होंने घुमाते फिराते देन ही रियलाइज कि कुछ स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, फिर कहा अमेरिका तो नहीं एक और देश, ये वो करते तो जो एक देश के प्रमुख पद पर बैठे हुए, जो राष्ट्राध्यक्ष के पद पर बैठे हुए आदमी की जो गंभीरता होती है, उसके बाद का जो गरिमा होती है, या फिर कहें कि एक आदमी जब ट्विटर पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे भी अपनी बात कहने जाता है तो उससे ज़्यादा गंभीरता और उससे ज़्यादा तैयारी के साथ जाता है। उस बयान ने इमरान खान की बड़ी छीछालेदर की और उनकी पूरे जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द बनी हुई उनकी छवि थी उसको तार तार भी करने का काम किया। तो बतौर नेता उनकी व्यक्तित्व में इस पर्टिकुलर एड्रेस के नज़रिए से आपकी अपनी क्या राय है शार्दुल इमरान खान को लेकर? देखिए अतुल, इमरान खान आत्ममुग्ध हैं और इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाना पाक सेना का एक यूनिक स्टेप था। पहली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक अपना व्यक्तित्व रखने वाले, सॉर्ट ऑफ जो चमकदार व्यक्तित्व है, जैसे कैरिज्मेटिक भी कह देते हैं, उस तरह के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। अब इस तरह के व्यक्तित्व के साथ होता क्या है कि वो हमेशा से आत्ममुग्ध होता है, वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। तो जो क्वालिटी, जो गुण उन्हें लोगों में पॉपुलर बनाते हैं उनके सपोर्टर्स में, वही उन्हें जनतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी ले जाते हैं। आपने जो एड्रेस की बात की वो लाइव था। कई लोगों ने बताया, कई कमेंटेटर्स ने कहा कि उन्हें सलाह दी गई थी कि जैसे हमेशा होता है आप स्क्रिप्ट से रिवाइज करके रिकॉर्ड करके ये करिए, लेकिन उन्होंने लाइव किया और वो, जैसे आपने कहा, हड़बड़ा गए। अब इस सब के पीछे है क्या कि पाकिस्तान पहले से ही आधा अधूरा जनतंत्र है और वो देख रहे हैं कि उनकी सत्ता जा रही है। दूसरी चीज़ जो मेघनाथ ने बात कही, यूएस से ज़्यादा अब चीन कहीं आगे निकल गया है उन्हें सपोर्ट करने में। चीन इस समय फुल उन्हें इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। इनफैक्ट रशिया में इमरान खान का होना, मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये बिना चीन की मर्जी और स्वीकार्यता के हो जाए यूक्रेन पे हमले के जैसे समय, ये असंभव है। मतलब आपको याद होगा मैंने वो किया था, उनके बिजली के बिल पेंडिंग थे सेक्रेटेरिएट के, वो चीन ने दिए। तो इमरान खान वहाँ अपनी मर्जी से हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इस सब के पीछे इमरान खान का केवल एक मंशा है कि किसी तरह से उनकी गद्दी बच जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने ये तय कर दिया कि उनकी गद्दी फिलहाल तो नहीं बचेगी, लेकिन वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपने बेस को रैली करने की। इस सब के पीछे और कोई कारण नहीं है। ठीक बा। एक उमाशंकर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मेघनाथ ने भी उसका थोड़ा सा इशारा किया कि, और आपने भी शुरुआत में अपनी बात में कही कि जो पाकिस्तान की सेना है, आर्मी के साथ रिश्ते ख़राब हो चुके हैं लगभग। और इसकी शुरुआत की तरफ मेघनाथ ने जो इशारा किया कि जब आईएसआई चीफ के पद पर नए चीफ की नियुक्ति का मसला था, वहाँ से एक बड़ा फ्रिक्शन शुरू हुआ था आर्मी और इमरान खान के बीच में। ये असल में क्या मसला है, थोड़ा सा आप अगर बता पाएँ, क्योंकि आप लगातार इस मसले को कवर करते हैं। और दूसरा जो अमेरिका के साथ रिश्तों वाली बात है, क्योंकि पोस्ट अगर हम अफ़गान वॉर का हिसाब किताब से देखें, या फिर 2002 के बाद से जिस तरह से बदला है पाकिस्तान का अमेरिका पर जो डिपेंडेंसी थी, और उसके बाद प्रो चाइना होते जाना लगातार,
उसमें अमेरिका का, ये इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी अमेरिका का एक बड़ा असर है, और उसी का नतीजा है कि इमरान खान के एड्रेस के बाद जनरल बाजवा ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें सफाई दी अमेरिका के लिए। फिर भी अमेरिका के फेवर में दी ना, अमेरिका के फेवर में उन्होंने कहा, एक पूरा स्टेटमेंट पढ़ा और एक तरह से वो डैमेज कंट्रोल था पूरा। फिर भी पाकिस्तान के नज़रिए से अगर मैं बात कहूँ तो वास्तव में इमरान खान के लिए इस क्या क्या स्थितियां रही जो मिलकर यहाँ तक पहुंची हैं, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाएंगे, बहुत सारे लोग तो कू के जरिए हटाए गए थे, और इमरान खान इस मामले में भी लकी नहीं हुए कि उनको दुनिया की सहानुभूति मिले। उम्मा जी, मैं भी एक सवाल जोड़ दूं उसके साथ ही, इमरान खान की पब्लिक पॉपुलैरिटी पे अभी अगर आप कुछ बोल पाए तो अच्छा होगा कि अभी उनका परसेप्शन क्या है। जो पहले के ISI चीफ थे उनके जरिए इमरान खान, उनकी आपस की सेटिंग बड़ी अच्छी हो गई थी, और उनके जरिए इमरान खान जो है बहुत सारे ऐसे फैसले ले रहे थे जो उनको लगता था कि उनकी सत्ता को मजबूती देगा, और सेना को ये पसंद नहीं था। सेना जो नया ISI चीफ बनाना चाहती थी नवीद अंजुम को, तो उसमें उन्होंने काफी डिले किया, हिला हवाली किया, और इस वजह से रिश्ते खराब होते गए। और ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है। ISI चीफ जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कौन करेगा उसमें बड़ी भूमिका निभाता है, और सेना कंट्रोल करती है। तो सेना का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, दायां हाथ कह लीजिए, बायां हाथ कह लीजिए, दोनों हाथ कह लीजिए, वो ISI वहां पे है। और ISI का चीफ इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है कि किसके कंट्रोल, किसकी कठपुतली होगा, या किसका दोस्त होगा, या किसके लिए वो काम करेगा। तो एक बोन ऑफ कंटेंशन बड़ा वो था। दूसरी बात जो है वो ये है कि इमरान खान जब सत्ता में आए तो बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने। उसमें 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, आपको बहुत सुनी सुनाई बातें लगेंगी ये, लेकिन ये पाकिस्तान की बात है। तो ये सब बातें वहां पे कह के वो आए थे, लेकिन जो आर्थिक नीतियां हैं वो इस तरह पटरी से उतरती चली गई कि जनता का गुस्सा वहां की सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा है। और आर्मी को इस बात का सेंस है, और आर्मी ये सोचती है कि इसको बलि का बकरा बना देने के बाद हमारा चेहरा बच जाएगा, ये जाता है तो जाए, हम फिर किसी दूसरे को आगे आने वाले समय में अपना पपेट बना के बिठा लेंगे। ये एक सीधी सी सरल भाषा में बात है। तो इस वजह से ही जब ये सब कुछ जब हो रहा था, उसके 1 हफ्ते पहले इमरान खान की मुलाकात हुई ISI चीफ और आर्मी चीफ से, तो जो जानकारी हमारे पास है, जो वहाँ के हमारे पत्रकार मित्रों ने हमें दी है, उसमें सीधे तौर पे आर्मी की तरफ से कह दिया गया था इमरान खान को कि आप गद्दी छोड़ दें। इन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा। ये वर्बेटम नहीं है, लेकिन जो जिस तरह की वार्तालाप वहां पे हुई, जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई, मैं उसको बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान खान की तरफ से ये भी प्ली किया गया कि उनपे NAB के NAB जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसका मुकदमा न लगाया जाए, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है। आर्मी की तरफ से कहा गया ऐसा कोई हम आश्वासन, ऐसा कोई भरोसा नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद इमरान खान भी अपनी पोजीशन को रिजिड करते गए, और आप लोगों को पता होगा, कई रिपोर्ट्स भी आई हैं ऐसी, कि जो 3 फॉर्मूला बनाया गया था, उसमें पहला फॉर्मूला ये था कि अगर ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लेता है तो इमरान खान चुनाव का ऐलान करने के लिए तैयार हैं, असेंबली भंग करके। हाँ, लेकिन ऑपोजिशन माना नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन आज की तारीख में मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़ा है, चाहे वो PPP हो जो कि धुर विरोधी पार्टी रही है कभी PMLN की, वो दोनों साथ हैं। अब देखिए ना, हिस्ट्री किस तरह से अपने आप को रिपीट करता है। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ, शायद थोड़ी बातचीत लंबी हो जाए, लेकिन इससे कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। 2008 में जब मैं पाकिस्तान इलेक्शन कवर करने गया था, तो उससे पहले बेनजीर की हत्या हो गई थी, और हत्या के बाद मुझे माफ कीजिएगा, नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करने का मौका मिला था। और उस समय पाकिस्तान में कोलिशन पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं होती थी, और इंडिया में क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा था। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो बार बार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अगर चुनाव में जाएगी तो हम भी जाएंगे, अगर वो नहीं जाएगी तो हम नहीं जाएंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो APDM उस समय बना था, ऑल पार्टी डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें कि इमरान खान की पार्टी भी थी और नवाज शरीफ की पार्टी भी थी, तो इमरान खान चाहते थे कि इलेक्शन का बायकॉट हो। लेकिन जब नवाज शरीफ ने PPP की लाइन लेनी शुरू कर दी, तो फिर APDM से अलग हो गए ये इमरान खान। समय जब मैंने नवाज शरीफ से पूछा था कि आप जब PPP के साथ इतना तारतम्य की बात कर रहे हैं तो क्या उनके साथ मिलकर सरकार भी बनाएंगे, उन्होंने जो जवाब दिया था मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि शिकस्ते फाश समझते हैं आप? शिकस्ते फाश का मतलब होता है किसी को जड़ से मिटाना, खत्म करना। तो मुशर्रफ के शिकस्ते फाश के लिए जरूरी हुआ तो इंशाअल्लाह हम PPP के साथ मिलकर सरकार भी बनाएंगे, ये उनके वर्ड्स थे। और देखिए, जब चुनाव के नतीजे आए तो मरी डिक्लेरेशन साइन हुआ, PPP और PML
पीएमएलएन के समर्थन से पीपीपी की सरकार बनी और वो एक सिलसिला चला, कई साल तक चला। तो कहने का मतलब यह है कि सेना के खिलाफ पीपीपी और पीएमएलएन की एकजुटता रही है और इसीलिए इमरान खान को एक टूल के तौर पे आर्मी लेकर आई, एक तीसरे विकल्प के तौर पे। और अब जबकि इमरान खान अपनी चलाने लगे, चाहे वो फैज हमीद के जरिए हो, और उनके साथ तारतम्य चलने लगे, तो सेना के कान खड़े हो गए वहां पर। और नवीद अंजुम को लाने के पहले जिस तरह से ढीला हवाली की, देर किया, तो और ज्यादा कान खड़े हो गए। अब क्या है कि एक तो ये मसला हो गया कि सेना को लगा उसको अपना जो रिट है, अपनी जो ताकत है उस पर एक तरह का हमला लगा, तो एक सिलसिला तो वो शुरू हो गया। दूसरा, जिस तरह के वादे करके आए थे, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, इन सब वादों पे वो कहीं उतरे नहीं खरे और लोगों का गुस्सा महंगाई वगैरह को लेकर बहुत ज्यादा है इमरान खान की सरकार के खिलाफ। तो सेना को लगता है कि इनको बलि का बकरा बना देने से इनकी अपना चेहरा भी बचा रह जाएगा और काम भी हो जाएगा और आगे आने वाले टाइम में फिर वो अपना कोई पपेट ढूंढ लेंगे। तो इस फॉर्मूले पे सेना काम करे, इसलिए उसने इमरान खान की तरफ से पूरा जो हाथ है वो खींच लिया है और उनको जाने देने के लिए तैयार है। और कहा यह जा रहा है कि सेना तटस्थ है। अगर पाकिस्तान की सेना तटस्थ हो जाए तो फिर तो तटस्थता की एक नई परिभाषा गढ़नी पड़ेगी हम लोगों को। तो अमेरिका तमाम तरह की इमदाद देता है, चाहे वो मिलिट्री हो, बहुत तरह के मेडिकल एड से लेके बहुत तरह के। जब कैरी लुगर बिल पास हुआ था तो उस समय मैं अमेरिका में सीनेट में था, जब 7.5 बिलियन डॉलर का एड देने की जो बात हुई थी। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो एड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हम सभी जानते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जब इमरान खान ने अपनी कैंपेनिंग शुरू की थी 2013 में भी और 2018 चुनाव से पहले भी, तो एक एंटी अमेरिका उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि पाकिस्तान में एंटी अमेरिका सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है, खासतौर पर जो पहले जिसको फाटा का इलाका कहते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा है अब, तो उस इलाके में। और इसलिए आपको याद होगा या याद है कि इमरान खान को तालिबान खान भी कहा जाने लगा, क्योंकि वो बहुत वो लाइन लेते नजर आने लगे। तो ये जो एंटी अमेरिका नैरेटिव बनाने का जो एक इलेक्टोरल फायदा हुआ इमरान खान को, और केपीके में उनकी सरकार भी उनकी अच्छी वहां पे चुनावी जीत भी हुई थी। तो ये फिर से दोहराना चाह रहे हैं उस बात को, इसलिए एक एंटी अमेरिका सेंटीमेंट रचने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस केबल की बात कर रहे थे, 7 मार्च को आया गया बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद 3 हफ्ते बीत गए। ऑपोजिशन इसी बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि अगर आपके पास इस तरह का इंफॉर्मेशन आया जिसमें अमेरिका की तरफ से कोई दखलंदाजी की बात हुई और एक इस तरह की कोई चिट्ठी आई, तो आप 3 हफ्ते तक क्यों बैठे रहे उस पर? जब इमरान खान को लगा कि अब कोई गेंद काम नहीं कर रही, तो उन्होंने फिर गूगली डालनी शुरू कर दी, ये वहां के जानकार भी कहते हैं। और इसलिए वो ये केबल गेट लेकर, ये मामले को लेकर आए। और इस पे भी तमाम सवालात हैं कि अगर ये आया तो फिर पहले इसको कैबिनेट में क्यों नहीं किया, आपने परचम ऐसा क्यों लहराया एक खुली सभा में। तो बहुत तरह की चीजें हैं और उसको लेकर भी काफी सवालात हैं कि आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें कि मुझे ये लगता है कि हम इस बात को माने कि इमरान खान एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं अभी तक जिन्होंने सेना की सत्ता को चुनौती देने की एक अलग तरह से कोशिश की है, जबकि वो उनकी गोद में बैठे रहे। तो ये भी एक पहलू है, क्योंकि इमरान खान को लगा कि अब सेना हमारे पीछे है नहीं, तो ये तो हमारा कुछ भला करेगी नहीं। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक है कि इमरान खान की का जो आत्मविश्वास है, चाहे वो झूठा हो या सच्चा हो, उसके पीछे की बुनियाद ये है कि पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो कारकुन कार्यकर्ता दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनके जरिए सेना की छवि को नुकसान पहुंचाने की एक ताना बाना बुना हुआ है इमरान खान ने, जो हमारी अंदर की जानकारी है वहां के पत्रकार मित्रों के हवाले से। तो अगर ऐसा होता है, अब किसी ने फर्ज कीजिए एक उदाहरण के लिए बताया कि अगर पूर्व जो सेना प्रमुख हैं कियानी, अगर उन बार किसी ऐसे देश में रहता है जहां पे वो अगर वो उनके पास अगर अपनी कमाई का पैसा हो, आय के ज्ञात स्रोत से आए हुए पैसे की बात हो, तो शायद वहां उनका परिवार या उनके बच्चे नहीं रह सकते। तो जो हमें जानकारी मिली है, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि मेरी अपनी जानकारी नहीं है, वहां के पत्रकार मित्रों की जानकारी है कि उनकी लानत मलानत की एक तैयारी भी इमरान खान की तरफ से की गई है कि आखिरकार कहां से इनके पास ऐसा इतना पैसा आया। ये तो कहते हैं, सेना के लोग कहते हैं कि बड़े ईमानदार हैं और ये हैं और वो हैं। तो जो 30 साल से मुकदमों की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की
पूरे पीपीपी के का जो नेतृत्व है उसको, उसके करप्शन की जो बात कर रहे हैं, तो उसी में कहीं ना कहीं ये सेना को भी आगे जाकर लपेटेंगे, ऐसा अंदेशा है। हाँ। जस्ट एक आखिरी पॉइंट वीडियो खत्म करने से पहले, हाँ। कि उमा जी ने जो बात की कि इकोनॉमी की हालत खराब है, तो पिछले 3 दिनों में पाकिस्तानी रुपीस 5 रुपए से गिर गया है। तो वहाँ पे अभी और गुस्सा बढ़ रहा है लोगों का इमरान खान के खिलाफ, स्पेशली ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के बाद। और अगर आप पाकिस्तान और एसेंशियली उनके पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं जल्दी से अभी एक रिकमेंडेशन दे देता हूँ। इंशाल्लाह डेमोक्रेसी करके एक डॉक्यूमेंट्री है, वो ज़रूर देखिए, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें परवेज़ मुशर्रफ से लेके इमरान खान तक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने उनकी पूरी जर्नी दिखाई है, तो वो ज़रूर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक बात। तो वीडियो पर इस पॉडकास्ट का इतना ही हिस्सा है। बाकी पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जाएं, वहाँ पर आपको पूरी चर्चा सुनने को मिलेगी। नमस्कार।